नमस्कार। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक अध्याय के अंदर हमने पिछले जो वीडियो के अंदर यह जाना कि अर्थव्यवस्था के अंदर हम आर्थिक गतिविधियों को शामिल करते हैं। अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें हमने ये देखा कि प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्र है उसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन होता है और तृतीयक क्षेत्र के अंदर सेवा का उत्पादन होता है। हम ये जानते हैं कि इन तीनों ही क्षेत्रकों के अंदर उत्पादन के लिए लोग लगे हुए रहते हैं, यानी लोगों के द्वारा इन तीनों ही क्षेत्रकों के अंदर कुल उत्पादन किया जाता है। यानी रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो इन तीनों ही क्षेत्रकों के अंदर जो है वो उत्पादन किया जाता है। आज हम ये देखेंगे कि इन तीनों ही क्षेत्रकों के अंदर जो कुल उत्पादन किया जाता है, क्या हम उसकी गणना कर सकते हैं? हाँ, भारत सरकार के जो मंत्रालय है वो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल उत्पादन के आंकड़े जुटाकर कुल उत्पादन की गणना करते हैं। कुल उत्पादन ज्ञात करते समय दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। नंबर एक चीज तो यह ध्यान रखा जाता है कि कुल उत्पादन के अंदर वस्तुओं का कुल योग न करके उन वस्तुओं के मूल्यों का कुल योग शामिल किया जाता है कुल उत्पादन के अंदर। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि कुल उत्पादन के अंदर वस्तुओं की संख्या का योग शामिल नहीं करके उन वस्तुओं के बाजार पर प्रचलित कीमतों को शामिल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल उत्पादन ज्ञात किया जाता है इन तीनों ही क्षेत्रकों के अंदर, जिसमें वस्तुओं का जो कुल उत्पादन किया जाता है, उन वस्तुओं का जितना भी उत्पादन हुआ, कुल उत्पादन में उन वस्तुओं की संख्या का योग शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उन वस्तुओं का बाजार की कीमत जो है उस पर उनका कुल मूल्य कितना है, इसी मूल्य को कुल उत्पादन में शामिल किया जाता है। तो पहली बात क्या ध्यान रखी जाती है कि वस्तुओं की संख्या को कुल उत्पादन में काउंट न करके बल्कि उन वस्तुओं का जो मूल्य है उस मूल्य को कुल उत्पादन में शामिल किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको अगर समझाऊं, मान लो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हम गेहूं का उत्पादन करते हैं। मान लो यहां हमारे 100 केजी जो है वो गेहूं का उत्पादन हुआ, 50 केजी गन्ना का उत्पादन हुआ। तो कुल उत्पादन में हम ये नहीं कहेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में हमारे 150 किलो उत्पादन हुआ, बल्कि इन गेहूं और गन्ना दोनों की बाजार जो कीमतें हैं उस पर इनका मूल्य कितना है उसको हम कुल उत्पादन में काउंट करते हैं। जैसे मान लो गेहूं प्रति 10 रुपए प्रति किलो अगर इसकी बाजार पर कीमत है तो इसका हो गया 1000 रुपये वैल्यू, कीमत हो गई 1000 रुपये। और मान लो गन्ना जो है इसकी मान लो 20 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये किलो अगर गेहूं गन्ना की कीमत है तो इसका मतलब हो गया गन्ना का कुल उत्पादन 1000 रुपये। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनका जो उत्पादन किया जाता है इन क्षेत्रकों के अंदर, उनका जो बाजार पर प्रचलित कीमतों पर जो कुल मूल्य है उस मूल्य के योग को हम कुल उत्पादन कहते हैं। इससे हम ये जान गए कि जो कुल उत्पादन हम ज्ञात करते हैं उसके अंदर वस्तुओं का कुल योग ज्ञात ना करके वस्तुओं के मूल्यों का योग ज्ञात करते हैं। दूसरा, जो कुल उत्पादन ज्ञात किया जाता है उसके अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कुल उत्पादन में अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य है उसी को शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है उसको कुल उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता। अब अंतिम वस्तु क्या होती है और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, थोड़ा इसको समझना। अंतिम वस्तुएं वे होती है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, यानी जिन वस्तुओं से हम सीधा हमारे जीवन में उपयोग करते हैं। और मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती है जिनसे हमारी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यानी सामान्यतः हम ये समझें कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे कच्ची वस्तुएं होती है जिनसे उद्योगों के अंदर हमारी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो अगर मान लो हमारी आवश्यकता की वस्तु बिस्किट है, बिस्किट के निर्माण में गेहूं की आवश्यकता होती है,
दूसरा चीनी, चीनी के निर्माण में गन्ने की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर हम ये जानेंगे कि अंतिम वस्तु कौन सी होती है और मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती है। तो हमारी आवश्यकता की वस्तु बिस्किट और चीनी है। इसके निर्माण में गेहूं और गन्ना का उपयोग किया जाता है। तो हमारी आवश्यकता की वस्तुओं के निर्माण के लिए जिन वस्तुओं का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया गया, इनको हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहेंगे। और जो हमारी आवश्यकता की अंतिम वस्तु बनी, इसको हम अंतिम वस्तु कहेंगे। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या अंतर है। अंतिम वस्तुएं वे होती है जो सीधी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, और मध्यवर्ती वस्तु वे होती है जिनसे अंतिम वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो कुल उत्पादन के अंदर इन्हीं अंतिम वस्तुओं के जो उत्पादन में कुल जो मूल्य है उसी को शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को कुल उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता। क्या कारण है, इसको एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि क्या अंतर होता है अगर हम इन दोनों को शामिल कर लें और अगर इन दोनों में से सिर्फ अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करें, तो क्या इन दोनों के बीच में अंतर होता है, उसको जानते हैं। तो जैसे अगर मैं एक आपको उदाहरण से समझाऊं, तो गेहूं है, मान लो हमें बिस्किट का निर्माण करना है। इसके लिए हम 100 किलो गेहूं का प्रयोग करते हैं, यानी बाजार पर प्रचलित कीमत पर हम इसको 1000 रुपए में गेहूं खरीदते हैं बिस्किट निर्माण के लिए। इसके बाद में गेहूं से आटा, यानी 100 रुपए उस पर खर्चा, यानी 1100 रुपए का जो गेहूं का आटा है वो हम ले जाते हैं उद्योग के अंदर बिस्किट निर्माण के लिए। यहां पर उद्योग के अंदर बिस्किट का निर्माण किया जाता है। यहां से निर्माण के बाद में उद्योगपति जो है वो अपना उसके अंदर प्रॉफिट, लाभ उसके अंदर जोड़कर और बाजार के अंदर बिस्किट को बेचता है। तो उसके अंदर अपना जो प्रॉफिट लाभ जोड़कर, यानी 1100 रुपए का आटा प्लस बिस्किट निर्माण के बाद अपना लाभ, मान लो उसने 300 रुपए उसमें और ऐड कर दिया, यानी अब बाजार पर ये 1400 रुपए में बिस्किट बेचने के लिए तैयार है। यानी अब बाजार मूल्य पर इस बिस्किट का जो मूल्य है वो है 1400 रुपए। यानी हमने यहां पर गेहूं 1000 में खरीदा, अब ये बिस्किट तैयार होकर 1400 रुपए में जो है वो मार्केट में इसकी वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम कुल उत्पादन के अंदर सिर्फ अंतिम वस्तु को ही शामिल करते हैं, यानी बिस्किट के मूल्य यानी 1400 रुपए के ही जो मूल्य है इसी को हम कुल उत्पादन में शामिल करते हैं। मध्यवर्ती वस्तु यानी 1000 रुपए जो गेहूं है इसके मूल्य को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम मध्यवर्ती वस्तु को भी उसमें शामिल कर देंगे तो इसके अंदर मध्यवर्ती वस्तु की दोहरी गणना हो जाएगी। कैसे, इसको थोड़ा समझना। अगर मैं यहां पर कहूं कि कुल उत्पादन कितना हुआ, तो हम कहेंगे कि 1000 रुपए का गेहूं हो गया, फिर 1100 रुपए का आटा हो गया, फिर 1400 रुपए का जो है वो बिस्किट हो गया। तो अगर हम इन सभी मध्य की जो जितनी भी जो खर्चा है सबको अगर कुल उत्पादन को हम काउंट करते रहेंगे कि 1000 रुपए का गेहूं हुआ, 1100 का आटा हुआ, 1400 का बिस्किट हुआ, तो कुल कितना उत्पादन हुआ। तो यहां पर कितनी गणना हो गई, देखो 2100 और 31 3500, 3500 रुपए हो गए। क्या 3500 रुपए का उत्पादन हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1000 रुपए, ये 100 रुपए इसी बिस्किट के निर्माण के अंदर ही काउंट है, यानी कि हमें सिर्फ अंतिम वस्तु का जो मूल्य है इसी की गणना करनी होती है कुल उत्पादन के अंदर। अगर हम इन्हीं मध्यवर्ती वस्तुओं को भी अगर उसके अंदर गणना करना शुरू कर देते हैं तो मध्यवर्ती वस्तु की गणना यहां भी हो गई और इसके अंदर भी मध्यवर्ती वस्तु की कीमत पहले से ऐड है। तो इसलिए मध्यवर्ती वस्तु की दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तु जो है उसी का जो मूल्य है उसी को कुल उत्पादन में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से तीनों ही क्षेत्रकों के अंदर जो कुल उत्पादन हुआ है वस्तु और सेवा का, उसके योग को हम ज्ञात कर सकते हैं और तीनों ही क्षेत्रकों के जो अंतिम वस्तु और सेवा का कुल जो उत्पादन है उसी के योग को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है। इसी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का ज्ञात होता है। तो अब अगला हमारा टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि अंतिम वस्तु और जो सेवा है उसका जो मूल्य है उनका जो योग है उसी को हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। किसे कहते हैं? जीडीपी। देखिए, किसी भी देश के अंदर एक वर्ष के अंदर किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु व
सेवा के मूल्यों का योग। यानी कि किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर तीनों ही क्षेत्रकों के अंदर जो अंतिम वस्तु और सेवा का जितना भी उत्पादन हुआ उसका जो मूल्य है उनका योग को ही हम जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, इसी जीडीपी से किसी देश की अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है। तो हमने अभी तक ये ज्ञान जाना कि जो तीन क्षेत्र है इनकी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर क्या हम इन तीनों ही क्षेत्रकों के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है क्या हम उसकी गणना कर सकते हैं। अगर हम गणना करते हैं तो वो गणना किस प्रकार करते हैं, किन चीजों का उसके अंदर ध्यान रखते हैं। तो हमने देखा कि तीनों ही क्षेत्रकों के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है वस्तु और सेवा का, उसकी गणना में दो महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखा जाता है। नंबर एक चीज, उन वस्तुओं की संख्या को शामिल न करके उन वस्तुओं का जो मूल्य है उस मूल्य को शामिल किया जाता है, और दूसरी बात जो है वो अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। तो अब तक हमने जाना कि कुल उत्पादन के अंदर हम किस प्रकार से गणना करते हैं वस्तुओं और सेवाओं की। अब हम ये देखते हैं कि जो तीनों ही क्षेत्र है उसके अंदर किस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से जो है वो परिवर्तन होता रहा है। यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो तीनों ही क्षेत्र है उसमें प्रारंभिक दौर के अंदर किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा था और वर्तमान में किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, और ये परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर हम विकसित देशों की बात करें, जो आज विकसित देश है, उनकी अगर प्रारंभिक अवस्था की हम बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में जिस समय वे विकसित नहीं थे उस समय वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र में ही काम करते थे, यानी कृषि क्षेत्र में वे कार्य करते थे। और अर्थव्यवस्था के अंदर जो उनका कुल उत्पादन है उसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ही सर्वाधिक था। कृषि प्रणाली में धीरे धीरे जो सुधार होता गया वैसे उसमें क्रय विक्रय की जो है वो सुविधाएं जो है वो उत्पन्न होने लगी। यानी कृषि में उत्पादन बढ़ने लगा, और कृषि में कुल उत्पादन बढ़ा तो उसके अंदर व्यापार, क्रय विक्रय संबंधी और भी गतिविधियां उसके अंदर बढ़ती गई। फिर भी प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कुल जो योगदान था वो सर्वाधिक प्राथमिक क्षेत्र का ही था। लेकिन जैसे ही औद्योगिकीकरण की प्रणाली आई, विनिर्माण की जो प्रणाली अस्तित्व में आई, कल कारखानों का निर्माण हुआ, तो जो लोग पहले रोजगार के लिए जो खेतों के अंदर काम करते थे, कृषि कार्य करते थे, प्राथमिक क्षेत्र के कार्य करते थे, वे लोग अब उद्योगों के अंदर काम करने लग गए। कल कारखानों की स्थापना के साथ ही कम लोगों के द्वारा कारखानों में अधिक उत्पादन होने लग गया, सस्ती दरों पर वस्तुएं जो है वो उपलब्ध होने लग गई, और इस प्रकार से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के पश्चात जो अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान है सर्वाधिक वह अब द्वितीय क्षेत्र का ज्यादा होने लग गया। यानी प्रारंभिक अवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। जैसे ही औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया हुई उसके बाद से नवीन कारखाने अस्तित्व में आए और अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से अब द्वितीय क्षेत्र जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, विगत 100 वर्षों के अंदर विकसित देशों के अंदर एक लक्षण पाया जाता है कि उसमें अधिकतर जो श्रमजीवी लोग हैं, जो कुशल श्रमिक है, वे ज्यादातर सेवा क्षेत्र के अंदर ही नियोजित है, यानी सेवा क्षेत्र के अंदर ही वे ज्यादा कार्य में लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार से वर्तमान की अगर हम बात करें पिछले 100 वर्षों की, तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से ये जो सर्वाधिक अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वह तृतीय क्षेत्र का हो चुका है। इस प्रकार से हमने देखा कि विकसित देशों में किस प्रकार से इन तीनों ही क्षेत्रकों के अंदर ऐतिहासिक रूप से अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। यानी प्रारंभिक अवस्था में रोजगार की दृष्टि से देखें और अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की दृष्टि से देखें तो प्रारंभिक अवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, जो प्राथमिक क्षेत्र का यानी कृषि क्षेत्र का था। लेकिन औद्योगिकीकरण के पश्चात जो विकसित देश है उनके अंदर ज्यादातर लोग रोजगार के लिए उद्योगों के अंदर काम करने लगे, और इस प्रकार से अब द्वितीय क्षेत्र जो है वो रोजगार और कुल उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो तृतीय क्षेत्र है उसका अर्थव्यवस्था के अंदर सर्वाधिक योगदान रहता है। तो भारत में भी जिस समय हम आजाद हुए थे उस समय हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र था, जो कृषि क्षेत्र है, उसके अंदर रोजगार और कुल देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। लेकिन अगर हम 2014 तक की बात करें, लगभग 1973-74 से 2013-14 के बीच की इन लगभग 40 वर्षों की अगर बात करें तो इस दौरान
हमारे देश के अंदर जहां प्राथमिक क्षेत्र कुल उत्पादन में जो महत्वपूर्ण स्थान रखता था, उसकी जगह अब तृतीयक जो क्षेत्र है वह कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्थात हम बात करें तो भारत के अंदर तृतीयक क्षेत्र का जो महत्व है वह कुल उत्पादन में बड़ा है। यानी अगर हम आज के दौर के अंदर बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में सर्वाधिक जो महत्व रखता है तो वह क्षेत्र कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र है, जो कि 1973-74 से पहले अगर हम बात करें तो हमारा वही प्राथमिक क्षेत्र इसके अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अब अगर बात करें कि वर्तमान के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा था उसकी जगह पर अब तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो भारत के अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी भारत के अंदर सर्वाधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही कार्यरत है, लेकिन कुल उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के अंदर वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वह सर्वाधिक है। अब क्या कारण है कि भारत के अंदर इन 30-40 वर्षों के अंदर प्राथमिक क्षेत्र के स्थान पर जो तृतीयक क्षेत्र है उसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है, यानी उसका कुल अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ने के क्या कारण है, इसको समझते हैं। तो उसके कारण में अगर हम पहले कारण की बात करें तो कृषि और उद्योगों का जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे उनके साथ परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी और कई सेवाओं की जो है वो मांग भी बढ़ती गई, क्योंकि जिस प्रकार से उत्पादन बढ़ेगा तो परिवहन की आवश्यकता भी ज्यादा बढ़ेगी, व्यापार की आवश्यकता बढ़ेगी, भंडारण की भी आवश्यकता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से कई कारण हैं जिसके कारण प्राथमिक क्षेत्र के स्थान पर तृतीयक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ रहा है। दूसरा कारण देखें तो जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों की मांग भी और कई क्षेत्रों के अंदर बढ़ेगी। तो जैसे इसके अंदर देखें पर्यटन, रेस्तरां यानी बड़े रेस्टोरेंट है उनकी, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय जैसी कई ऐसी सेवाएं हैं जिनके अंदर उनकी मांग भी बढ़ रही है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो आय बढ़ने के साथ साथ जो लोग हैं उनकी जो अन्य सेवाओं जैसे पर्यटन, रेस्तरां, इनके क्षेत्र में भी उनकी मांग बढ़ती है। तीसरी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी हमारी आधारभूत या बुनियादी सेवाएं होती है जिसमें हम कहें जो विद्यालय है, अस्पताल है या रक्षा है, डाक है, बैंक है, बीमा है, ऐसे कई क्षेत्र जो है वो आज भी हमारे भारत जैसे विकासशील देशों के अंदर जो है वो सरकार उनका प्रबंधन करती है। और जो सरकार के क्षेत्र के अंदर जो सुविधाएं या सेवाएं होती है जिनका सरकार प्रबंधन करती है, लोग ज्यादातर उन क्षेत्रों के अंदर जाकर जो है वो नियोजित होना चाहते हैं, उनके अंदर कार्य करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कई कारण होते हैं, लेकिन 3 प्रमुख कारणों के बारे में जो है वो हमने जाना कि इन कारणों की वजह से हमारे देश के अंदर प्राथमिक क्षेत्र के स्थान पर तृतीयक क्षेत्र का जो है वो महत्व बढ़ता जा रहा है।